नमस्कार पलामू, जोहार झारखंड, जय हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। आज हम लोग जो बदलते पलामू की आवाज़ में जो शो चल रहे हैं, हार्ट टू हार्ट टॉक, और यूँ कहें दिल से निकलकर दिल तक की बात। तो आज इस बातचीत और इस शो में और इस रेडियो प्रोग्राम जो हम लोग के बीच में है, जो हम लोग कर रहे हैं और जो आप लोग श्रोतागण सुन रहे हैं, आज हमारे बीच एक युवा गेस्ट हैं जो पूरे एनर्जी से लबालब भरे हुए हैं ना? और उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वो शून्य से लेकर के शिखर तक। मैं शून्य क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है कि इनका बैकग्राउंड पलामू के बेटा है और पलामू के एक हम कहेंगे एक छोटा सा गांव लहलहे, आप लोग नाम सुने होंगे ना। लहलहे से निकल करके और दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक अपनी पैठ बनाए हुए हैं। इसलिए इनका मैं परिचय आपको कराना हूँ, शून्य से लेकर के शिखर तक, और आने वाले पलामू का जो भविष्य के रूप में इनको हम देखते हैं। इनकी बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे हुए हैं। और ये स्टूडेंट्स, मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका मैंने प्रोफाइल देखा तो 10th में 10 CGPA। उसके बाद इंडिया के एक प्रतिष्ठित स्कूल जिसका जहां पढ़ना लोगों को सपना भी होता है, और पढ़ने के बाद वहां से बड़ा सपना लेकर के निकलते हैं। शायद इनके पास भी बड़ा सपना है, ये तो इन्हीं से जानेंगे। नाम है स्कूल का RK पुरम, DPS RK पुरम। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से भी 94% डिस्टिंक्शन होल्डर किए हुए हैं, डिस्टिंक्शन होल्ड किए। दैन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दीन देश बंधु कॉलेज से इन्होंने आपका BSc फिजिकल एजुकेशन में किए हुए हैं, साथ में मास्टर पॉलिटिकल साइंस में किए। देखिए इनका करियर प्रोफाइल किस तरह से चल रहा है और कितना शार्प करियर प्रोफाइल है। इस लेवल पे आने पर लोग क्या क्या नहीं सपना पालते हैं। लेकिन आज मैं जिन गेस्ट स्पेशल के बारे में जो इतनी बखान कर रहा हूँ, अभी तो और अभी अधूरी बखान है, इनका मैं स्टूडेंट प्रोफाइल किया हूँ, आगे का प्रोफाइल मैं लूँगा। बट ये तो पता चल गया होगा कि ये कहीं ना कहीं अपना इतना बेहतर प्रोफाइल लेने के बाद भी कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सत्ता के गलियारे का मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो आज हमारे बीच रेस्पेक्टेड देवेश तिवारी जी हैं, जो कि हम अपने शो में इनको तहे दिल से स्वागत एंड हार्दिक बधाई देते हैं आने के लिए सर जी। और आप अपने जुबानी ही पलामू वासी को आप बताइए कि आप क्या हैं, कैसे हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे, आगे की आपकी तमन्ना क्या है। तो ओवर टू यू देवेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं रेडियो सिटी स्मार्ट के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जय जोहार, जय पलामू। आपने आज मुझे बुलाया अपने चैनल पे, अपने शो पे, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आपने अभी जो परिचय दिया, देखिए सत्ता की गलियारों में लोग, बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स एक शब्द है जिससे लोग आज की जो युवा पीढ़ी है वर्तमान में, वो एक घृणा करने लगी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इस मित्र को उम्मीद करते हैं आप तोड़ रहे हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूँ सर। तो पॉलिटिक्स से युवाओं को घृणा हो रही है, लोग इससे दूर जा रहे हैं, बोले पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स ऐसा है, पॉलिटिक्स ऐसा है। पॉलिटिक्स खराब नहीं है। देश का भविष्य कैसा होगा आने वाले समय में, हमारे राज्य का, हमारे ज़िला का, हमारे गांव का, ये सब दिशा निर्देश सब हमारे जो देश का जो पार्लियामेंट है, जो हमारे राज्य का जो आपका सचिवालय है, विधानसभा है, वो तय करता है। तो उसमें जब तक अच्छे लोग नहीं बैठेंगे और उसको उस अपने हिसाब से, और जो देश की उन्नति जिसमें हो, देश के प्रगति जिसमें हो, उसको जब तय करने वाले अच्छे लोग वहाँ नहीं बैठेंगे, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बनेगा। मतलब बाहर से हम लोग कोस सकते हैं, जी, कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। करने के लिए आपने वहाँ जाने के लिए ठाना हुआ है। बहुत अच्छा। हाँ जी। और सर ये तो आप अपना जो परिचय थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपना स्ट्रगल बताइए कि जब गांव से पढ़ें और दिल्ली तक पढ़ाई में, पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा स्ट्रगल लोगों से शेयर करें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा गांव पलामू प्रमंडल के मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर है, लहलहे हुआ। एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। हमारा पिताजी हमारे किसान हैं
वाह। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने यहीं पूरी की है, यहीं CBSE बोर्ड से, एलिट पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए DPS गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ एग्ज़ाम के थ्रू। वहाँ से मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की। चूँकि सामान्य परिवार के लड़कों को बाहर जाना पढ़ाई के लिए, और महानगर जैसे दिल्ली जैसे महानगर शहर में जब आप जाते हैं तो प्रतिदिन का जो खर्च है, महीने का खर्च है, वो एक सामान्य परिवार के लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं जब क्लास 10th पास किया, क्लास 10th के बाद से ही मैं ट्यूशन, होम ट्यूशन्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ कोचिंग अपना पढ़ाता था। तो 11th में और 12th में 2 साल मैं शाम में स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद फिर अपना 3 घंटे का मैं क्लास देता था। इस तरह अपना जो भी स्कूल का फीस हुआ, अपना डेली का खर्च हुआ। उसके बाद क्लास 12 के बाद, चूँकि दिल्ली विश्वविद्यालय देश का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है और लोगों का सपना होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ें। राइट। तो जब 2015 में मेरा जब एडमिशन हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन्स कट ऑफ पे होते थे। तो अभी तो एडमिशन सब सेंट्रल एग्जामिनेशन के थ्रू होती है, CUET का, लेकिन उस समय कट ऑफ पे होते थे। तो कट ऑफ उस समय 95, 96 इस तरह से जाते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो ईश्वर की कृपा थी, तो उसमें हमारा एडमिशन हुआ देशबंधु कॉलेज में। मैं अपना क्लास 12 के बाद से ही पब्लिक सर्विस के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए हमने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे सोशल लाइफ में ही जाना है। राइट। और दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा है, आपके अंदर किसी भी तरह की कोई स्किल है, तो वहाँ से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी स्किल को बड़ा करने का। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने 5 साल दिल्ली विश्वविद्यालय को बहुत करीब से दिया है। तो फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा नामांकन हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में धीरे धीरे वहाँ हमने सब चीज़ों को जाना। और झारखंड के एक छोटे से गांव से आप जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो अपना नॉर्मली पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन छात्र राजनीति में पार्टिसिपेशन के, अब जैसे ही बोलेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है, वहाँ पे जो लोकल लॉबी है, जो लोकल लोग हैं, वो तुरंत हावी हो जाते हैं और आपको तो वहाँ नॉमिनेशन का फॉर्म तक नहीं खरीदने देंगे। इस तरह का है, क्योंकि अब हर जगह लोकल्स का थोड़ा सा होता है। तो तमाम परिस्थितियाँ थी, अलग अलग तरह की चुनौती थी, लेकिन जब मैंने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि मुझे अपना जो आगे का जो जीवन है वो समाज के प्रति ही समर्पित करना है, तो उसके लिए जो पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, छात्र राजनीति। अभी आप देखिए, पहले के आप जो नेता थे उनकी जीवन काल आप उठा के देखेंगे, उनके इतिहास देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्र राजनीति से जुड़ा उनका आपको दिख जाएगा। और छात्र राजनीति से निकल के जो भी लीडर आते हैं समाज में, उनमें आपको एक अलग सा उनका वर्किंग जुनून रहता है, उनका वर्किंग स्टाइल आपको समझ में आ जाएगा कि लिटिल बिट फास्ट होते हैं सब, बाकी फास्ट होते हैं। तो वो प्रथम सीढ़ी होती है स्टूडेंट लाइफ। तो मैंने निश्चय किया कि मुझे चुनाव वहाँ पे लड़ना है कॉलेज में। मतलब ये स्टूडेंट लाइफ में आपने अर्निंग विथ लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट लगाए रखा। मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो मैं ग्रेजुएशन तक 2018 तक चूँकि कॉलेज लाइफ में था, तो 2018 तक मैं प्रतिदिन 3 घंटे ट्यूशन्स देता था। साइंस के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ के ट्यूशन्स देता था। तो देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको माता पिता ने आपको 10वीं तक पढ़ा दिया, 11वीं तक पढ़ा दिया, 12वीं तक पढ़ा दिया, इसके बाद आपको खुद से अपने पैर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम तरह की काम है जो जिसको जो भी आता है,
जिसको अच्छी एजुकेशन है तो अपना ट्यूशन का काम कर ले, या जिसको कोई स्किल आ रहा है वो स्किल का काम कर ले। तो आप एक स्टूडेंट को के अंदर होना चाहिए कि वो जो भी उसको आता है, या कला आता है, डांस आता है, म्यूजिक आता है, सिंगिंग आता है, तो उसको अपने जीवन में ज़रूर उस पर काम करें। और आप 2 घंटा 3 घंटा समय देंगे तो आप अपने सर्वाइवल के लिए कम से कम आपको दिक्कत नहीं आएगी, सर्वाइवल के लिए आप अपना व्यवस्था कर लेंगे। मतलब जो आपके अंदर हुनर है और ताकत है जी, उसका सदुपयोग हमेशा करना चाहिए, हमेशा करना और चाहिए, इस पे विश्वास भी करना इस पे चाहिए, विश्वास भी करना हम चाहिए। ये इससे अगर मेरे खराब कंडीशन आए हाँ, या कुछ दब कंडीशन हाँ, हो रहे हाँ, हैं हाँ, तो हम इसमें कहीं ना कहीं मेहनत करके निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रगल का ये पार्ट तो है। तो हमारे पास अभी अपने गेस्ट देवेश तिवारी जी को हम लोग सुन रहे हैं। अभी एक आपसे सीधा सवाल ये है कि आपका इतना अच्छा प्रोफाइल है एजुकेशन में, आपके दोस्त लोग सीधा आईआईटी या नीट का और आईएएस का सपना देखे होंगे, ये तो तय है। आपके क्लासमेट लोग काफी लोग किए भी होंगे, है ना। आपको थोड़ा सा हट के आपको दोस्तों के बीच नहीं लगता यार तुम तो पॉलिटिक्स चुनने जा रहे हो, ऐसा तो कमेंट मिल रहा होगा जरूर? जी जी जी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो अभी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़े, आईआईटी से पढ़े, एनआईटी से पढ़े। अभी हमारे 2020 बैच में 3 आईएएस हुए हमारे दोस्त थे, फिर 22 बैच में हुए एसएससी के थ्रू, हाँ एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में। तो बोलते हैं, हमारे परिवार के भी लोग बोलते हैं कि आप अपना कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते, गवर्नमेंट जॉब में कर लेते। लेकिन मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया, मैंने 12वीं के बाद ही ये निश्चय कर लिया था कि मुझे अपना जीवन जो है वो समाज के प्रति ही समर्पित करना है, समाज के लोगों के प्रति ही समर्पित करना है। प्लस सरकार में घुस के जो पॉलिसी बनती है वहाँ जाना, वो फंडा क्लियर था। देखिए हर व्यक्ति का अपना एक रोल है इस समाज के अंदर, हर व्यक्ति का अपना रोल है। कोई टीचर है उसका अपना रोल है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका अपना रोल है, कोई बिजनेसमैन है उसका अपना रोल है। तो उसी तरह मैंने भी निर्धारित कर लिया था कि मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स में काम करूँगा। और चूँकि क्या है कि आप आज के समय में देखिए जिस तरह से एक कॉमन परसेप्शन बन गया है लोगों के बीच में कि राजनीतिक गंदा है, इसमें ऐसे है वो है वो। अब जब तक उसमें आप अच्छे लोग नहीं आएंगे, आप साफ कौन करेगा? हाँ, तो उसको अच्छा करने का, ठीक करने का ये प्रयास हम और आप नहीं करेंगे, समाज के लोग नहीं करेंगे, तो फिर तो बोलने से क्या है, बोलने से तो कुछ होगा नहीं। आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। बोलने से दोष दे करके अपना सेटिस्फेक्शन हो जाता है, बट सिस्टम में कोई चेंज होने वाला नहीं है, कोई चेंज नहीं, वहाँ उतरना पड़ेगा, वहाँ उतरना पड़ेगा। सही आपने डिसीजन लिया हुआ है कि पॉलिटिक्स में हम आपने फोकस्ड गोल की तरह, जिस तरह से आईआईटी और आईएएस क्या नीट का तैयारी करते हैं, आपने पॉलिटिक्स को धर्म के रूप में चुना, अपना रिलीजियस कर्म क्षेत्र बनाया है, और हमें लगता है कि इसी में आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे तक गए हुए हैं। तो जो आपका जब पहला सपना मदर फादर आपके दोस्त का होगा, तो मैं इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ तो ये पहला है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत ही एक्टिव मेंबर अपने छात्र जीवन में रहे हुए हैं। साथ में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट 2017 और 18 में रहे। तो ये अपने आप में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहना मतलब वीज़ा और पासपोर्ट मिल जाता है बड़े लेवल के पॉलिटिक्स में इंटर करने का। तो ये वहाँ पर रहें। और एक माननीय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उनके बहुत ही एक्टिव, खासा काम छोटे भाई की तरह, और पीएस पर्सनल असिस्टेंट के रूप में ये काफ़ी सक्रिय भूमिका उनके साथ निभा रहे हैं। और हमको लगता है इसलिए आपको कहते हैं कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच इसलिए है कि बहुत सारे नेता के बहुत चहेते बन गए हैं बहुत कम उम्र में, क्योंकि इनका फोकस क्लियर है कि हमको करना क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी इनको इसी को देखते हुए बीजेपी की सरकार ने बीजेपी दिल्ली स्पोक्स पर्सन के रूप में इनको मनोनीत की हुई है, और साथ में इनको और भी अन्य जिम्मेदारियां दी हुई है। तो ये बखूबी निभा रहे हैं और ये यंग एज में ये काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जल्द ही अपने मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं देवेश जी, और हमारी शुभकामना रहेगी रेडियो सम्राट की तरफ से, पलामू वासी की तरफ से, कि आप सेंटर के पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा बदलाव करें कि पलामू को हम लोग मानचित्र पर लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को आप फायर के रूप में, रॉकेट के रूप में आप तेजी से ले जा सकते हैं। तो पलामू का मानचित्र पर लाने के लिए सर जी आपका क्या कोई प्लान है, क्या कुछ सोचे हुए हैं? जी सर, बिल्कुल। पलामू प्रमंडल आप देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा है
वो 3 स्टेट से हमारा जो ज़िला है वो कनेक्टेड है। 3 स्टेट का बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग, है बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 स्टेट से हमारा जो प्रमंडल का जो बाउंड्री है वो 3 स्टेट को टच करता है। अब देखिए पलामू में आप देखिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ झारखंड में हर तरह के रिसोर्सेज है, कोयला है, बालू है, पानी की प्रचुर मात्रा, 2 नदियों का संगम है यहाँ पे। इसके बावजूद हाँ, अमानत बड़ी नदी है, कोयल हो गई है। इसके बाद भी यहाँ पे पलामू प्रमंडल के अंदर एक भी इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, कोई बड़े इंडस्ट्रियल का सेटअप नहीं है। आप देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अब मुझे क्यों बाहर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, या आज के समय में जो युवाओं को जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है? अगर मुझे अच्छी एजुकेशन क्लास 10वीं के बाद यहीं मिल जाए तो कोई अपना घर परिवार छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो इतने बड़े क्षेत्र का जो जिला 3 स्टेट का बाउंड्री शेयर करता हो, उसके यहाँ कोई भी हायर एजुकेशन का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है हायर एजुकेशन के लिए। आप उसी तरह से देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे सिर्फ सदर अस्पताल है। अगर किसी को कुछ आपातकालीन अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उसको रांची जाना पड़ता है। यहाँ वो भी इलाज, यहाँ प्राथमिक इलाज तक ही है, प्राथमिक के बाद यहाँ सेकेंडरी और टर्शियरी इलाज भी यहाँ नहीं है। अब रांची जाने के क्रम में 4 घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है। उस दौरान आप देखिएगा, मैं पलामू प्रशासन से आरटीआई के थ्रू ये डाटा निकलवाया था, तो डेली का 4 लोग 5 लोगों का मौत सिर्फ और सिर्फ इसलिए वजह से हो जाता है क्योंकि उनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। पलामू से आपको रांची जाने में 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। और ये प्रश्न मैंने माननीय नितिन गडकरी जी के सामने भी रखा था कि जो रोड का NH का कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा तेज गति से किया जाए। तो पलामू में आप देखिए न तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन के लिए और न तो मेडिकल की फैसिलिटीज़ है, न तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ का या रोज़गार का या MSMEs इंडस्ट्रीज का कोई सेटअप भी यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और आप देखिए जो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोग दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। तो अगर उनको रोज़गार की सुविधा यहीं उपलब्ध करा दी जाए तो पलायन रुकेगा। तो आज के समय में सबसे जो बेहद ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। और इन 3 चीज़ों को लेकर मैं पलामू प्रमंडल में अभी चूँकि चुनाव है और चुनाव होने के कारण अभी हम लोग चुनावी गतिविधियों में हैं। इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, हमारा सबसे फर्स्ट फोकस है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। अभी मैं पिछले महीने MSME मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी जी हैं केंद्र सरकार में, उनसे मिला। और आप एक चीज़ समझिए, हमारी जो केंद्र की सरकार है उसके केंद्र की सरकार तमाम तरह की योजनाएं जो है वो लागू की हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानकारी और उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है उसकी जागरूकता हमारे समाज को नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे जो ज़िले को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप विश्वास करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में पलामू ज़िले से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट MSME के सैंक्शन हुए हैं, सिर्फ 5, ओनली 5 प्रोजेक्ट MSME के सैंक्शन हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया हुआ है कि हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनना है, और जब युवा हमारा सशक्त हो जाएगा, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, भारत को विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनाना है। वो कैसे संभव होगा? उसमें हर ज़िले से, हर शहर से, हर गांव से लोग जब तक अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगे तो वो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में विकसित भारत का, वो संभव नहीं हो पाएगा। इसी विज़न को लेके मैंने पलामू में, जब मैं अभी उसके लिए चुनावी माहौल चल रहा है, तो भी मैं लोगों से मिला, लोगों से बातचीत किया। और मैं जिस दिन आया था 1 महीने लगभग हो गए मैं पलामू में हूँ, तो मैंने एक मीटिंग रखी जिसमें मैंने सभी
हमारे जो जानने वाले संपर्क वाले लोग थे, अपने दोस्त थे जो हमारे साथ पढ़े हैं, जो कनेक्टेड है, उनको बुलाया था। तो करीब 500 के आसपास लोग बैठे हुए थे। तो उनको हमने एक ही चीज़ बोला है कि आपको रोज़गार कैसे जनरेट करना है, आपको रोज़गार देने वाला कैसे बनना है, इस विषय में हम लोगों को काम करना है। जो भी सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से मदद होगी वो मैं आपको करा के दूंगा। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे चीज़ों को लाइन अप करना है। और आप विश्वास कीजिए, आप जब एक सकारात्मक ढंग से किसी काम को करने के लिए शुरुआत करते हैं तो लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ेंगे। और मुझे पूरा साथ मिल रहा है यहाँ के युवाओं को। अभी तक हमने 15 ऐसे युवाओं को चिन्हित कर लिया जिनका हमने GST बनवा दिया, और 1 महीने के बाद उनको तुरंत अप्लाई करा के हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के जो MSME की स्कीम है उनके थ्रू अप्लाई करवा के उनको छोटा छोटा उद्योग इस्टेब्लिश करवा देंगे। और इसी विजन के साथ पहले यहाँ तो चूँकि यहाँ के जो युवा हैं अगर आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यहाँ कम से कम अभी स्टार्टिंग में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं हम लोग कर सकते, लेकिन 6 महीने में 1 साल के अंदर कम से कम 150 ऐसे छोटी छोटी MSME की इंडस्ट्री लगा दे, जिससे एक इंडस्ट्री से डायरेक्टली 10 लोग 20 लोग उससे रोजगार प्राप्त करें। और इनडायरेक्टली तो जब मार्केट में पैसा आएगा तो इनडायरेक्टली कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम क्रॉस कर रहे हैं आपको जी कि आप 2 तरह के हमको बात आप जितना बता रहे हैं उसमें निकल करके मेरे सामने जो आंखें सामने नाच रही है, एक तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बेस्ड स्मॉल MSME पे अब फोकस करना है। अच्छी बातें हैं क्योंकि हमारा ये एरिया भी उस तरह का है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम लगेगा और रोजगार ज़्यादा डेवलप होगा। दूसरा एक सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको दिखता है कि आज के युवा वर्ग कहीं ना कहीं ब्लॉगर्स, सॉफ्टवेयर और ये सब डेवलपर काफ़ी कुछ हमारे यहाँ पलामू में कई लड़के हैं जो कि मैं जानता हूँ डिग्री और क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन उनको काम बहुत परफेक्ट आता है। अगर उसको उनमें प्रमोशन और प्रमोट कर दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि कुछ टेक्नोक्रेट लोग आजकल होते हैं। टेक्नोक्रेट मतलब हम टेक्नोलॉजी जान रहे हैं, अल्फा बीटा थीटा से मेरे को मतलब नहीं है। सब्जेक्ट बेशक उनकी खराब है लेकिन उनके पास काम हुनर बहुत है। वैसे हुनरमंद स्किल वाले के लिए स्पेशल कुछ प्रोजेक्ट आप लोग ला रहे हैं क्या कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, मोबाइल और भी बहुत सारे, आप तो कंटेंट क्रिएटर को भी हमारे प्रधानमंत्री जी इसको रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, स्पेशली दिल्ली में सबको बुलाए हुए थे। तो ये क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो हम कैसे प्रमोट कर पाएंगे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें MSME के थ्रू। जी अभी देखिए, चुनाव के लिए हमने जो यहाँ के पलामू के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी मैंने एक मीटिंग रखी थी। उसमें पूरे ज़िले से, गढ़वा से भी आए थे, पलामू से भी आए थे और लातेहार से भी आए थे। तो 140 जो थे इन्फ्लुएंसर आए थे, उसमें मेल भी थे, फीमेल भी थे। तो सब ने अपनी अपनी बात बताई, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या आ रही है, कैसे वो काम करते हैं। तो सबको सुनने के बाद जो 2-3 चीज़ें समझ में आई है कि एक तो क्या है कि यहाँ पे जो कंटेंट बनाने के लिए उस तरह से प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। अभी थोड़ा सा कुछ एरिया बन गए हैं जहाँ पर लोग जाके अपना काम करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहीं पे दाग दे रहा हूँ ताकि लड़कन लोग के जरूर बताइएगा। जी क्या होता है कि कोई अगर ब्लॉगर है या न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, ठीक है, इक्वली लोग देख रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार प्रशासन की कभी नजर अगर कुदृष्टि पड़ गई, उनके अगेंस्ट कुछ लिख दिए तो आपकी तो खैर नहीं है क्योंकि आपकी वैलिडिटी लीगली तो नहीं है। तो ये लीगल पॉइंट पर उनको बचने के लिए सरकार तरफ से क्या प्रयास है? क्योंकि देखिए आज के डेट में हम रेडियो सम्राट चलाते हैं, आई हैव बीन लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, हमको उनके पैमाना के तहत चलाना है, ठीक है, लेकिन अभी कंटेंट क्रिएटर और ब्लॉगर हैं, उनके पास ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उन लोग अक्सर पुलिस वाले या जो प्रशासन के लोग हैं उसका कोपभाजन बन जाते हैं। तो हमको लगता है जब सरकार इनके काम को रिकॉग्नाइज कर रही है, इनके अधिकार, इनको प्रोटेक्शन को भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालें अगर कोई है जानकारी। जी इसमें क्या है, अभी गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक अवार्ड स्टार्ट किया है इन्फ्लुएंसर का। राइट। अब पहला अभी चुनाव से जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने उसको किया था। अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, जिस पॉलिसी के तहत जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको एक पोर्टल पे रजिस्टर करके और उनको एक सर्टिफिकेशन के तौर पे
जैसे हम भी जब बात किए तो जैसे कुछ किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। तो एक जो बेसिक ट्रेनिंग है सॉफ्टवेयर की, बेसिक ट्रेनिंग है आपका स्किल्स का, बेसिक ट्रेनिंग है एडिटिंग का, बेसिक ट्रेनिंग है कि आपको क्या बोलना है और किस हद तक बोलना है। जैसे जर्नलिज्म का पढ़ाई होता है तो उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, कैसे आपको एंकरिंग करनी है। तो उस तरह का एक कोर्स स्ट्रक्चर गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है। और हम भी जब कंटेंट क्रिएटर से मिले तो एक कॉमन जो समस्या है उसमें यही है कि उनको कई बार पता नहीं होता है कि क्या बोलना है और किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। तो एक समस्या है, आपने जो बोला वो समस्या बिल्कुल जायज़ है। उसमें देखिए क्या है कि आपको प्रशासन, कई बार प्रशासन भी तंग करती है, कई बार ये लोग भी प्रशासन को तंग करने पर मजबूर कर देते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो हाँ दोनों है। तो उसका एक बेसिक एक कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन गवर्नमेंट अभी कर रही है, जिसके तहत उसको इनरोल करके, जैसे आप जितने भी अब ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है गवर्नमेंट से, फिर आपको वहाँ पे जो नॉर्म्स है उसको नॉर्म्स को पूरा करना है। तो ये गवर्नमेंट इस तरह से प्लान अभी करे, चूँकि ये फील्ड अभी नया है और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रमुखता से इस फील्ड को लिया है और उनकी विशेष ध्यान जो रहता है वो डिजिटल पे रहता है। नहीं, लेना इसलिए भी है सर कि जीएसटी तो सरकार लगा रखी है कि भाई आप कमा रहे हो तो जीएसटी दो। तो रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन भी सरकार की जिम्मेदारी ही बन रही है कि आप कहीं ना कहीं इनको एक नंबर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और एक गाइडलाइन पैमाना दीजिए ताकि इनको एक प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं मिल सके और इंडिपेंडेंटली और बिंदास ढंग से ये काम कर सके। क्योंकि अभी भी इन लोग के कई लोग का मैंने बात किया और कई लोग के साथ ऐसा हुआ है कि कई कुछ न्यूज चला है और अच्छे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो न्यूज तो फैक्ट है, लेकिन कई बार प्रशासन चाहती है कि ये फैक्ट न चले। जब ऐसा बात जब उठ जाती है ना तो उस समय ये दुविधा में हो जाते हैं। फैक्ट नहीं चलाएंगे तो इनकी धूमिल छवि और चला देंगे तो उधर से तो ये करें तो क्या करें वाली बात हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमको लगता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो हम लोग बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन का जो होगा ना इनको भी मिलना चाहिए। और हमको लगता है जल्द मिलेगा, जब ये जीएसटी नंबर मिल सकता है तो हमको लगता है ये भी नंबर इनको जल्द मिलेगा। आपसे एक सीधा सवाल ये है कि हम जब कभी कुछ प्रोजेक्ट करने जाते हैं या लड़कों से अभी आप बात कर रहे होंगे कि हम एमएसएमई में ये कर देंगे, तो सर ये डॉक्यूमेंटेशन इतनी तगड़ी होने लगती है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन में लोग उलझ जाते हैं और आधा लोग तो वहीं फेल करने लगते हैं। सर इसके लिए कोई सरल और कोई कंसल्टेंट टाइप का दीजिए ना कि जाओ वहाँ पर स्पेशलिस्ट हम बैठा दिए हुए हैं और तुम्हारा काम कर देगा, आगे हम देखते हैं। ऐसा क्या व्यवस्था जी अभी इन्हीं सब जो दिक्कतें आ रही है और परेशानियों को लेके हमने एक इस ग्रुप को, अपने जो हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको हमने बोला है कि देखिए आप अपने जीवन से कुछ समय समाज के लिए डेडिकेटेड कीजिए। आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, कोई कहीं बैंकिंग सेक्टर में है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई आपका प्राइवेट सेक्टर में है, तो 1 घंटा आधे घंटा आपको अपने जीवन का निकाल के समाज के प्रति भी समर्पित करना पड़ेगा। सही है। तो हमने एक ग्रुप बनाया है जो हमारे साथी थे और उनको हमने स्पेसिफिक यही काम दिया है कि आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको आप स्टडी करो और उनका एक आप स्ट्रक्चर तैयार कर दो। हम आपको भेजेंगे कि इस व्यक्ति को ये गवर्नमेंट की स्कीम चाहिए, आप उसको पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन और पूरा उसका प्रोसेस उसको सिंप्लीफाइड करके आप करो और आपको करके उसको दे दो। उसको सिर्फ जहाँ उसकी साइन की ज़रूरत है, जहाँ उसको बताने की ज़रूरत है कि आपके लिए ये चीज़ है, ऐसे है, उसको बस उसी जगह उसको आप बताओ कि ये चीज़ है और उससे उसका साइन करवाओ। और बिल्कुल सिंपल और एक चैनलाइज तरीके से हमने बना दिया है ताकि यहाँ के युवाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जब मैंने मीटिंग ली थी तो मैंने उनको यही बोला कि देखिए आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसका काम कैसे होता है, ये स्कीम है क्या, इसमें क्या होगा नहीं होगा, कैसे अप्लाई करना है। वो बोले सारा काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो, सारी व्यवस्थाएं, सारी जो काम है लीगल का, जो डॉक्यूमेंटेशन का, वो मैं आपको करा के दूंगा। जहां आपकी आवश्यकता है, जहां आपकी साइन की आवश्यकता है, जहां आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता है, वहां आपको बता दिया जाएगा, आप वहां प्रेजेंट रहो।
बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो, बाकी काम के लिए मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पर डाल्टनगंज में कोई ऐसा नोडल पॉइंट जहाँ पर जो सुन रहे हैं लोग जी 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 वहाँ जा करके कंसल्ट करें कि भाई देवेश जी रेडियो पर बोल रहे थे, जी जी मैंने जी सुना है, जी जी। मैं आया हूँ अभी उनको तो सुन करके। अभी तो मैं अपना ऑफिस एक यहाँ सेटअप करूँगा, और जल्द ही उसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दे दूंगा। लेकिन जो लोग मेरे से कनेक्टेड है उनको मैं टेलीफोनिक ही, हमने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में वो अपना भेजते हैं। उसके बाद उनका अभी तक हमने पलामू में 2 यूनिट के लिए अप्लाई करा दिया है। एक टोमेटो केचप का जो यूनिट होता है और एक पोटैटो चिप्स। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ खेती अच्छी होती है, टमाटर की भी उपज अच्छी है, आलू की भी उपज अच्छी है। तो बड़ी कंपनीज क्या करती है, छोटे कंपनी से परचेज कर लेती है। तो अभी हमने एक कंपनी से टाइप किया है, अभी नाम नहीं बताऊंगा आपको, और एक चिप्स की भी कंपनी से हमने टाइप करा दिया है। और उनको बोला है कि अभी तो हमारा शुरुआत है, फिर धीरे धीरे आपको जो जितना भी इस एरिया के लिए चाहिए, झारखंड और बिहार रीजन के लिए जो भी आपको चाहिए वो हम आपके यहाँ से आपको प्रोड्यूस करके देंगे। तो चूंकि क्या है कि बड़ी कंपनीज कई बार खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते, दूसरों से मैन्युफैक्चर करवाती है अपने क्वालिटी कंट्रोल हाँ, क्वालिटी कंट्रोल है। तो अब गवर्नमेंट के में रहने से हमारे लिए एक ये प्रिविलेज है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उससे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनसे हम डायरेक्टली जो अपनी चीज़ें हैं उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये सेटअप कर रहे हैं, आप हमसे माल परचेस करो, आपको हम जो आपका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में बना के आपको हम आपका प्रोडक्ट देंगे। तो बाजार की कमी है नहीं, बायर की कमी है नहीं। अब एग्रो एंड फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज का तो हमेशा कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो अभी 2 यूनिट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। और धीरे धीरे अभी हमने बहुत सारे लोगों से जब मिले हम, और अभी चुनावी कार्यक्रमों के दौरान भी जब मिल रहे हैं, तो हम युवाओं को खास करके यही अपील कर रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। आपके पास वो क्षमता है, आप अभी आपका जीवन आप उस स्टेज में है जिस स्टेज में आप स्ट्रगल करके रिस्क लेके स्ट्रगल कर सकते हैं। और देखिए जब हमारा गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, अभी मैं आपके रेडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, एक स्कीम है PMEGPS, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसमें न्यू GST पे विदाउट कोलेट्रल 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक की स्कीम्स सैंक्शन होते हैं न्यू GST पे। इसके अलावा MSME की तमाम स्कीमें चल रही है, जो उसमें शिशु लोन पहले 10 लाख रुपए तक मिलता था विदाउट कोलेट्रल, उसको बढ़ा के अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट पेश किया तो उस 10 लाख को बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। अब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दे रही है, गवर्नमेंट आपको विदाउट कोलेट्रल लोन दे रही है ताकि आप अपना सेटअप तैयार करो, आप अपना छोटा सा यूनिट डालो और आप रोजगार के दिशा में बढ़ो। एक छोटा यूनिट में भी डायरेक्टली 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 5 लोगों को आप डायरेक्टली काम दे देते हैं, और इनडायरेक्टली तो कई लोग उससे लिंक्ड होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर और डाइवर्स कराना चाहेंगे। बहुत सा बच्चे जो है ना, एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत सारे स्कीम है, मैंने भी देखा, बातचीत किया, थोड़ा सा डाउट यहाँ आ जाता है कि आज यंगर जनरेशन जो है ना टेक्नोलॉजिकली बड़ी एडवांस हुआ है, उन लोगों को टेक्नोलॉजिकल सेटअप ट्रेनिंग करने या इंस्टीट्यूशन बड़ा सेटअप कराने में क्या इसका सपोर्ट है MSME का? जो बड़े लेवल पे मान लीजिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रशिक्षण देना चाहता है, या हार्डवेयर टीवी के लिए हो गया, मोबाइल के लिए रिपेयरिंग हो गया, है ना, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, ये सब के लिए अगर कोई बड़ा सा खोलना चाहता है कि भैया हमें ट्रेनिंग भी देंगे और उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का भी जानकारी देंगे, तो क्या इसमें भी जी बिल्कुल MSME के अंदर ऐसे प्रावधान है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए या स्किल बेस्ड जो इंस्टीट्यूट्स हो गए जो स्किल सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। एक तो देखिए स्किल का तो मिनिस्ट्री अलग है जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, सही उसके अलावा जैसे जो अगर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों स्टूडेंट से पैसे लेके आप उनको पढ़ाते हैं, तो उसके उनके लिए भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनके लिए भी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देती है। अच्छा, और ये जितनी मैं स्कीम्स की बात कर रहा हूँ इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, इसमें SC ST और महिलाओं के लिए
25 से 30% की सब्सिडीज है। अच्छा, अब जानकारी के अभाव में जागरूकता, ये इंडिविजुअल है या कहीं ग्रुप जैसे सोसाइटी बनता है या ट्रस्ट बनता है इसके अंदर? इंडिविजुअल भी है। हाँ। और ग्रुप और सोसाइटीज तो आपका सहकारिता में आ जाएगा। राइट, इंडिविजुअल ऐसा कोई सेटअप करना चाहे तो हाँ इसके हाँ लिए? हाँ, ये जो एमएसएमई की स्कीम्स है वो ग्रुप के लिए नहीं है। या तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या तो आपका प्रोप्राइटरशिप हो। और आप जो बात बता रहे हैं जो समूह की, वो सहकारिता मंत्रालय में आ जाएगा। अच्छा, तो वो एक अलग पार्ट है। अब इसमें जानकारी के अभाव के कारण जानकारी के अभाव के कारण लोग इसका लाभ नहीं ले पाते। और मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे युवाओं को मिलता हूँ, वो बोलते हैं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। अब गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड है, गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिटेशन है। तो अब यहाँ पर अगर कोई स्पोर्ट्स बनाना चाहता है प्राइवेट लेवल पर भी और प्रोफेशनल खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने के लिए, क्या कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है इस तरह? जी, इसमें खेलो इंडिया के माध्यम से और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ है उसके माध्यम से कई स्कीम्स है जो कि सक्रिय है, और जो खिलाड़ियों को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को और जो स्पोर्ट्स की जो इंस्टीट्यूट्स है उसको सपोर्ट करती है, उसको बढ़ावा देती है। और आप आज उसका नतीजा देखिए कि आज ओलंपिक में, या ओलंपिक हो गया, या एशियन गेम्स हो गया, या नेशनल गेम्स हो गया, जिस तरह से एक पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। और आवश्यकता बहुत है, लेकिन अच्छा है कि हम उस डायरेक्शन में चल चुके हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे दिल्ली देश का राजधानी हो गया, तो दिल्ली में तमाम स्टेडियम्स हैं, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराते हैं। स्पोर्ट्स की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। दिल्ली से बगल का शहर है हरियाणा, राज्य हरियाणा है, छोटा सा स्टेट है। अब आप देखिए, अभी जो ओलंपिक में मेडल जीतने आए उसमें से मोर देन 60% जो मेडल हैं वो हरियाणा के खिलाड़ियों के हैं। तो हरियाणा स्टेट चूँकि दिल्ली से नज़दीक है, तो वहाँ पे हरियाणा के पास अपना भी खेल का अच्छा वातावरण है। अब आप पलामू में आइए। पलामू में आपने सही बात कहा कि यहाँ पहले जो खेल के मैदान थे और जो खेल का वातावरण था, अब खेल के मैदान भी कम हो रहे हैं, वातावरण भी कम हो रहा है, जबकि स्पोर्ट्स भी हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है। और स्पोर्ट्स हो गया, अब प्रधानमंत्री जी ने योगा को पूरे विश्व के मानचित्र पे ला के रख दिया। इंटरनेशनल योगा डे मनता है। आप देखिए, युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए पहले स्टार्टअप नाम बहुत कम लोग जानते थे 2014 से पहले। आज स्टार्टअप्स हर कोई भी जानता है। और जिस तरह से भारत के अंदर जो एक ग्रोथ आया है स्टार्टअप्स के अंदर, आज कई बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप्स खड़ी हो गई। तो आप युवाओं को रोजगार हो गया, खेल हो गया, कला हो गया। कला के क्षेत्र में भी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कला के क्षेत्र में भी सरकार का जो ध्यान है और सरकार की जो कामकाज है, गतिविधि है, वो देखिए पहले की सरकार 2014 से पहले की सरकारों के और 2014 के बाद की सरकारों, तो आपको एक बड़ा फर्क मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है जो यूथ के लिए, चूँकि इस देश का जो भविष्य वो यूथ है, तो उसका जो स्किल सेट है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डांस हो, चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे उसको रोजगार करना है, हर तरह के युवाओं के लिए पूरी सपोर्ट है गवर्नमेंट का। अब जानकारी के अभाव में, और एक जो प्रथा हमारे यहाँ चलती है, सरकारी नौकरी, एक जिस तरह से समाज में हवा बना गया है। आप देखिए आज एक थोड़ा सा यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के तरफ से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। ये जितनी भी आपने पहल बताए करने के लिए, रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ बताना, प्रोजेक्ट बनाना, सबमिट करना, हम में जानते हैं सबसे ज्यादा बाधा कहाँ पे उत्पन्न होता है? अगर वो बाधा हटा दिए होंगे तब तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब वो मांग देती है कोई भी योजना में ना, कि आप वीडियो से, तो सीओ से, तो डीडीसी से, तो आईएएस से, तो इनसे रिकमेंडेशन कराओ। आप जानते हैं रिकमेंडेशन लेना मतलब भगवान का दर्शन होने के बराबर मेहनत पड़ जाता है। और लोग फाइल देखना पसंद नहीं करते हैं, या देखना नहीं पसंद करते हैं, या ओवरलोडेड है, या तो वो जाने। तो क्या इस फाइल में भी वैसा ही कुछ रिकमेंडेशन है या डायरेक्ट अप्लाई करना? नहीं, इसमें क्या है, डायरेक्ट है।
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का ऑनलाइन वेबसाइट है राइट। और सिंगल विंडो से आपका काम होगा। आपको उसी वेबसाइट पे उसी लिंक पे अप्लाई करना है, वहीं पे आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। वहाँ से एक जो सेंट्रल ऑफिस है वहाँ से वेरीफाई होगा और वेरीफाई होकर आपको सेम चैनल से आपको आपका जो काम है वो अप्रूव होगा। इसमें आपको 10 जगह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छी बातें हैं, मतलब ये जो घुमाओ फिराओ जो होता है ना, हाँ। आदमी इसी में चप्पल घी जाता है, बोलता है यार एनफ इज एनफ, कोई नौकरी कर लो। अब प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका विजन है, जो पहले की सरकारें में जिस तरह से जो आप देखिएगा प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इतने फाइल का लोड रहता था, 10 जगह से करना, आपने सही बात बोला। उन सबको प्रधानमंत्री जी का जो एक सकारात्मक सोच है और जो उनकी विजन है, उनको सब हर चीज में सिंप्लीफाइड हो गया। आप आज देखिए प्रधानमंत्री जी अगर आप दिल्ली से 2,000 रुपये किसानों को भेजते हैं तो एक क्लिक करेंगे सीधा किसानों के खाते में आ जाता है। अकाउंट जो जा रही है ना, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो एक क्लिक दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री जी करते हैं, सभी को जो भी लाभार्थी हैं सबके खाते में डायरेक्ट आ जाते हैं। मनसा क्लियर है। हाँ। और टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव उपयोग बहुत पॉजिटिव उपयोग किया गया है। सही है और बहुत सही है। डायरेक्ट टू बेनिफिट जो होता है ना, ये बहुत कमाल का चीज है। और ये चीज है, यही चीज को हम लोग रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट टू गवर्नमेंट हम जा रहे हैं। अगर डायरेक्ट टू गवर्नमेंट भेजने का है तो लोग हिम्मत करेंगे, ना तो फाइल का रिकमेंडेशन लेना, मतलब इतनी पैरवी के बाद भी होता है नहीं भी होता है, वहीं लैप्स करके चली जाती है। यहाँ पर एक ऐसा कंसल्टिंग पॉइंट के रूप में रखे, आप जितना लोगों को रोजगार दिला सकते हैं, बेनिफिट दिला सकते हैं और नोडल स्मॉल यूनिट सेटअप करा करके लोगों को अच्छा बेहतर जीवन दे सकते हैं, इस पे आप यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप इस बारे में बताएं कि आप आगे ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या। आपने जो बात बोली मैं पहले से ही उस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि हमें अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। अपने जो हमारा जो शहर है, हमारा जो ज़िला है, हमारा जो राज्य है, वो आत्मनिर्भर कैसे बने? आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगे, जब यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी, जब यहाँ बिजनेस सेटअप्स होंगे। और उसी दिशा में मैं यहाँ के यूथ के बीच जा रहा हूँ, लगातार उनसे मिल रहा हूँ और सबको प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का, कोई भी फाइलिंग का दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी लीगल क्वेरीज आपको नहीं होगी। वो सारा चीज़ मैं देखूंगा। वो हमारी एक प्रॉपर टीम बनी हुई है, वो सारी काम आपका टीम देखेगी। अभी तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जनवरी में एक ऑफिस यहाँ पे सेटअप करूँ। डाल्टनगंज के अंदर एक हमारा ऑफिस होगा जो कि जिसमें आम लोगों की भी कई जो शिकायतें होती हैं, आम लोगों का भी जो कामकाज होता है, वो भी लोग आते हैं, कई बार हमसे टेलीफोनिक भी बोलते हैं। तो एक हम प्रॉपर इस तरह से ऑफिस सेटअप करेंगे जहाँ पर लोगों को जो भी आम जनमानस को समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, या जो हमारे साथी है यूथ है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वो ऑफिस में आए, वो मिले। और जितना समय हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा यहाँ रहने के लिए और एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से। एक आपका नोडल पॉइंट हो जाए कि है कि नहीं है। आज का टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो वीडियो काफी है, तुरंत ये काम को हुआ जा सकता है, लेकिन एक नोडल पॉइंट होना जरूरी है अगर थोड़ा काम को एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो देवेश जी, आज का एक जब हम क्वेश्चन एक तो लेना जाना चाहते हैं और जनरली हम अतिथि लोगों से पूछ रहे हैं कि सर हमारा शहर और कहीं भी शहर का जो पहचान, बड़े शहर का जो लेवल लगता है, पलामू एक मामले में काफी बदलाव हुआ है। बिल्कुल सकारात्मक बदलाव हुआ है, हर फील्ड में हुआ है। बट जिस गति से बड़े शहरों में हो रही है, थोड़ा हम लोग स्पीड में पिछड़ गए हैं, लेकिन बदलाव हुई है। अच्छा, कहीं भी बदलाव दो पैमाना पर देखा जाता है कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कैसी है और दूसरा वहाँ का रोड कैसा है। बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो एक एक्सटेंट तक काफी हद तक सुधर चुका है, तो इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। बट रोड की अगर शहर की बात करें तो हमें लगता है कि रोड में आज के डेट में चौमुहान जाने में गाड़ी लेकर के बहुत डर लगता है, क्योंकि जो रोड था उसको भी ऐसा डिवाइड कर दिया गया है कि उसमें स्कूटी चलेगा। हमको लगता है दिन में 12 बजे आप गाड़ी लेके जाइए तो आप वहीं फंस जाइएगा। आखिर इसी समस्या का निजात कैसे होगा? रेणमा चौक पर कहानी वही है जी। एकदम जाइएगा 9-10 बजे तो हमको लगता है कि एकदम इधर का गाड़ी इधर रुकी है, उधर का गाड़ी उधर रुकी हुई है, मतलब आधा घंटा डिले, 45 मिनट, कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। और यहाँ से लेकर के पूरा रेणमा चौक होता है ITI तक एकदम पूरे जाम रहते हैं। ओवर ब्रिज की कहानी वही होती। तो आखिर इससे निजात कैसे? बड़े शहरों में फ्लाई ओवर ब्रिज क्या क्या नहीं बन रहा है,
हमारे यहाँ तो फ्लाईओवर का अभी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है यहाँ पर? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार आपने जो बात बोली ट्रैफिक की, ट्रैफिक एक पार्ट है, इसके अलावा और भी जो जनमानस से जुड़ी मुद्दे हैं। मैं अभी बैठा हुआ था अपने, हमारे कई जो वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो ये चर्चा हो रही थी कि हमारे जनप्रतिनिधि ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो मैं उनसे बोला, सब बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, कि देखिए सिर्फ जनप्रतिनिधि का ही काम नहीं है कि वो सब चीज़ आपको ठीक करके देगा। समाज को एक पहल करनी पड़ेगी, और हमारा समाज आज इस चीज़ में कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहा है। लोग सिर्फ स्वयं पर केंद्रित हो गए हैं। अगर आप स्वयं पर केंद्रित रहेंगे तो इससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो सिर्फ आप किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर अगर आप भाग नहीं सकते, भाग जाएंगे आपकी उसने नहीं किया, ये नहीं किया, तो इससे जो है प्रोग्रेस नहीं होगा। तो हम जब बैठे थे, सभी बुद्धिजीवी थे, तो हमने उनसे कहा कि देखिए शहर का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए, यहाँ क्या क्या अभी समस्याएं हैं। ट्रैफिक का समस्या है, किसी ने बोला यहाँ पे रेलवे का स्टॉपेज ये होना चाहिए, ट्रेन की समस्या है, किसी ने बोला इंडस्ट्रीज 2-4-5 होने चाहिए, रोजगार होने चाहिए। मैंने बोला कि इसके लिए एक समाज को सकारात्मक पहल करनी पड़ेगी, और अभी चुनाव के बाद हम लोग इस चीज़ को लेकर बैठेंगे और समाज के सभी, इस पूरे ज़िले के, पूरे शहर के प्रबुद्ध जनों को बुलाएंगे, और एक सामूहिकता के साथ निर्णय होगा इस चीज़ में कि आप आने वाले 5 साल में क्या क्या काम कराना चाहते हैं, और क्या क्या आप अपने शहर को किस दिशा में देखना चाहते हैं। उसके लिए एक रोड मैप तैयार कीजिए, और उस रोड मैप जो बनेगा, जो सारी नीति बनेगी, जो सारी व्यवस्थाएं बनेगी, उसको सरकार से कराना। अगर हमारी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस राज्य में, तो उसको कराना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम उस चीज़ को कराएंगे। देखिए क्या है कि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे एक सामूहिकता के साथ, कि जब तक बदलाव तब तक नहीं, अगर हम सोचे कि मैं सब काम मैं अकेले कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। समाज को साथ आना होगा, और एक सामूहिकता के साथ जब समाज आगे बढ़ेगा तो रिजल्ट 100% मिलता है। मैं कई उदाहरण ऐसे आपको बता दूंगा, और मैंने कई प्रत्यक्ष ऐसे देखे हैं कि जब सामूहिकता के साथ लोग प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता ही मिलता है। तो आज जो हमारा समाज जो है वो स्वयं पर केंद्रित होते जा रहा है धीरे धीरे। पहले जो था कि लोग एक मतलब समाज के बारे में, गांव के बारे में, अपने पंचायत के बारे में सोचते थे, और वो फीलिंग्स थी लोगों के अंदर। लेकिन अब क्या है कि वो धीरे धीरे फीलिंग्स कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो जनरेशन है वो इतनी उसकी व्यस्तता हो गई है, इतनी चीज़ें हो गई है कि वो इन सामाजिक चीज़ों के बारे में समय नहीं दे पा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है, हमारी ये प्रयास है कि हमारा जो जिले के सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो प्रबुद्ध जन है, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो एक साथ बैठे और इस चीज़ का प्लानिंग करें कि जिससे ट्रैफिक की भी सुलभता हो, कहाँ पे ओवर ब्रिज बनना है, कहाँ पे फ्लाईओवर बनना है, कहाँ पे रोड बनना है, किस रोड से कौन सी गाड़ी जाएगी। अब देखिए सारा, अब ये बाईपास रोड बना हुआ है तो ट्रक भी इसी में जा रहा है, उधर से आप छमुहान से भी ट्रक आ जा रहे हैं। तो एक इसकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आपके ट्रक्स हैं और जो कार है, तो बाईपास निकाल रहा है हाँ, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि शहर के अंदर जो बाहर की गाड़ी आ रही है उसको बाहर से ही आप ऐसी रास्ता बना दो। खाली देवेश जी, ये बताइए हमको जी कि जो शहर में फ्लाई ओवर एंड वो जो ऊपर जो रोड बना देते हैं लोग, ये आखिर ये चयन किसका है? स्टेट का जिम्मेदारी है, म्युनिसिपल का जिम्मेदारी है, या NH नितिन गडकरी सर की जिम्मेदारी है? देखिए इसमें पूरे शहर का थोड़ा नक्शा हम बदलना चाहते हैं, और आप लोग वहाँ नजदीक में, एक नहीं कई लोग हैं जो कि हमें लगता है थोड़ा सा हम लोग एफर्ट करें ना, जी तो चीज शहर बदलेगी। जी बिल्कुल बदलेगी। और इसमें देखिए स्टेट भी कर सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको कर सकती है। और कई जैसे महानगर दिल्ली हो गए, बॉम्बे हो गए, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के पास फंड इतना होता है, तो वहाँ पे MCD भी कभी कभी कई जगहों पे सड़क का निर्माण कराती है, फ्लाईओवर्स का निर्माण कराती है। MCD भी, क्योंकि MCD भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट सरकार है। आप MCD को भी समझिए कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो सिमिलर टू एक गवर्नमेंट की बॉडी है, तो हाँ उसके पास भी सारे राइट्स हैं, तो वो भी करा सकते हैं। लेकिन चूँकि क्या है कि अभी
फंड के अभाव में क्या फंड है मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि जो मेदिनीनगर नगर साथ आप लोग उठ बैठ रहे हैं। नितिन गडकरी सर तो बोलते हैं जगह बताओ, काम बताओ, जी बाकी काम मेरे पे छोड़ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सेंटेंस है बहुत एनर्जेटिक सेंटेंस, बिल्कुल एनर्जेटिक सेंटेंस है। अब गवर्नमेंट के पास आप सरकार को ये प्रपोजल तो दीजिए कि जी हमारा शहर में ये जाम लगता है, आप एक फ्लाईओवर यहाँ रेड़मा चौक पे बना दीजिए, आप एक फ्लाईओवर छमुहान पे बना दीजिए, आप एक फ्लाईओवर इधर सदीक चौक पे बना दीजिए, से लेके हॉस्पिटल चौक तक हमें लगता है ऊपर निकल जाए। तो उसके लिए आप प्रपोजल सबमिट कीजिए, उसके बाद गवर्नमेंट उस पर पॉजिटिवली काम करेगी। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आदरणीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बार बार कहना है कि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी बोला था, जो हेमंत सोरेन जी है, कि आप मुझे कितनी रोड बनानी है, कितनी फ्लाईओवर बनानी है, सबका लिस्ट बना के दो और वो काम मैं करूंगा, मेरे पास पैसे के विभाग में कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तक आप गवर्नमेंट को प्रपोजल्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट तो देखने नहीं आएगी। म्युनिसिपल लेवल से जाएगा या गवर्नमेंट लेवल से? नहीं, ये प्रपोजल म्युनिसिपल लेवल से भी जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवल से भी जा सकता है। मेयर भी चाहे तो मेयर भी अपना प्रपोजल बना के दे सके, क्योंकि शहर का जो पूरी देख रेख है तो एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी जी वो मेयर के अंदर आती है, तो मेयर भी इसके पहल कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इसका पहल कर सकता है। तो इसमें दोनों में से कोई पहल कर सकता है। हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा बाल्टी और ड्रम लेकर के छमुहान पर कि भैया ये चीज बनना चाहिए, तो शायद कोई सुन ले, है ना, तो इसका कोई प्रपोजल बना के भेज। अभी जो अब जैसे मैंने पहले बताया आपको, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा तो हम लोग एक बैठक आयोजन करके, जिसमें समाज के सभी लोग रहेंगे, बुद्धिजीवी वर्ग रहेगा, और हम लोग एक ये निर्णय करने जा रहे हैं कि हमारा जो शहर का जो ट्रैफिक है उसको रेगुलेट कैसे करना है, जाम मुक्त कैसे बनाना है, और भी अन्य जो दिक्कतें आ रही है। जैसे कई लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ से बनारस जाने के लिए जो कनेक्टिविटी है ट्रेन की, वो कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सुबह एक ट्रेन चले, फिर शाम को भी एक ट्रेन चले, क्योंकि लोग क्या है कि कुछ लोग सुबह भी जाना चाहते हैं, कुछ लोग शाम को भी जाना चाहते हैं। उसी तरह से रांची जाने के भी कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली के लिए देखिए 2 ही ट्रेन चलती है, उसमें भी वेटिंग रहता है, तो वो भी ट्रेन बढ़ाई जाए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों से मैं जब मिला था तो लोगों ने बताया है। अब पॉजिटिवली हम लोग चुनाव के तुरंत बाद उस दिशा में काम करें। पहले समस्या हो आइडेंटिफाई करें और प्रयास करें। प्रयास में सफलता धीरे धीरे मिलती है, ओवरनाइट हम लोग इसको उम्मीदें कर लेते हैं। तो देवेश जी, ये है पलामू के लोग के बारे में एक जो मेरा इतना दिन का परसेप्शन है जी, आपका क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यहाँ लोग अपने आप को अंडरमाइन करते हैं और अपने पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, दूसरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसमें आपको क्या है? देखिए, आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, और आप ये समझिए कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आपको अपने आप पे भरोसा करना होगा और एक सकारात्मक तरीके से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसा है उसके बाद आप सकारात्मक रूप से प्रयास कीजिए, तो निश्चय ही आपने जो सोचा है, आपने जो लक्ष्य बनाया वो आपको मिलेगा। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताया हूँ, आज तक अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें मैंने सोचा कि ये करना है तो वो मैंने चीज़ किया, और आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ जो भी हम लक्ष्य लेके चलेंगे वो 100% करेंगे। आप ये चीज़ रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करके इसको आप डाल दीजिएगा। जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा जनवरी में हम लोग बैठेंगे और प्रॉपर तरीके से बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग रहेंगे, बैठ के प्लानिंग करके आपने जो ये ट्रैफिक जैम की समस्या को बताई, या जो हमारा इंडस्ट्रीज की कमी है, वो सब पे हम लोग एक पॉजिटिव वे में काम करेंगे, और आप देखिएगा आपको 1-2 साल के अंदर बदलाव नजर आएगा। क्योंकि पर्पस भी है जी कि हम ये चलता है कि अभी तो पर डे हो रहा है जी, और हमें लगता है कुछ दिनों में काफी लोगों से मैं बात कर लूंगा जो यहाँ के इमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जो शहर की समझ रखते हैं जी, और समस्या तो निकल के आ रही है। जो आपसे मैं रख रहा हूँ कहीं ना कहीं टॉक शो में हम लोगों ने बात कर रहे हैं, और एक क्षण करके समस्या आएगा कि अगर ये को हम लोग सॉर्ट आउट कर लें ना, तो हमको लगता है वी द पीपल कैन विन द रेस ना। और आपने बोले कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो एक तो मूवी में डायलॉग भी है ना
कि अगर हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते हैं और शिद्दत से प्रयास करते हैं तो पूरी कायनात जिताने में, सफलता दिलाने में मदद करती है। पलामू वासियों को मेरा यही संदेश है कि अभी 13 तारीख को 13 नवंबर को मतदान होना है, राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि आपका जो वोट है वो आपका अधिकार है, आप उसका प्रयोग जरूर करें। वोटिंग का प्रयोग जी, बिल्कुल सही है। मैं आपसे किसी पार्टी को वोट देने की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये अपील कर रहा हूं कि आपका जो अधिकार है आप उसका प्रयोग करें और एक अच्छे सरकार को आप चुनें। आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप निभाएं और आने वाले 13 नवंबर को अपना जो आपका वोटिंग सेंटर है वहां जरूर जाएं और जरूर वोट करें। जाएं भी और साथ में अगल बगल के लोग को भी आप लपेट के ले जाएं, क्योंकि मतदान करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये बदलाव का सबसे बड़ा सशक्त और चांस आपको मिलता है। बिल्कुल आप लोग वोटिंग करें और जम करके वोटिंग कराएं भी, क्योंकि अब ज़्यादा से वोटिंग होगा तो आपका चॉइस वाला सरकार आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं।